गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसएफ एजुकेशन। आज हम करंट अफेयर थ्रू एमसीक्यूज़ की सीरीज़ पे 21 अगस्त के कंप्लीट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो जो भी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसके रिगार्डिंग आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से मिल जाए। आज की वीडियो में हम 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को जो द हिंदू से बनाए गए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो डायरेक्टली आपको हेल्पफुल होंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, आप थोड़ा सा मार्किंग स्कीम के बारे में समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मार्किंग स्कीम में ये है कि आपको एटलीस्ट 10 में से 6 क्वेश्चन को सही करना है, जिसमें ये रहेगा कि 10 आउट ऑफ 6 के फेज में जब आप फॉलो करते हैं तो ये आपको एक मोटिवेशन देता है कि जहाँ पे आप 60% एग्ज़ाम का क्लैरिफिकेशन दे देते हैं वहाँ पे वो एग्ज़ाम क्लियर होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी पड़ जाती है। तो कोशिश करिएगा कि कम से कम 6 क्वेश्चन सही करिए और फिर कमेंट में सारा अपना आंसर ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। एनआरए के ऊपर 2 स्टेटमेंट दिए, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है इट विल कंडक्ट द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट टू नॉन गैजेटेड पोस्ट इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो ये है कि जो आपका एनआरए होता है ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट इसको कंडक्ट कराता है ताकि रिक्रूटमेंट की जा सके नॉन गैजेटेड पोस्ट जो गवर्नमेंट्स की होती हैं और पब्लिक सेक्टर बैंक्स की होती हैं। तो क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड है द सीईटी विल बी कंडक्टेड इन ऑल 8th शेड्यूल लैंग्वेजेस। कि जो सीईटी है इसको 8th शेड्यूल के अंदर जितनी भी लैंग्वेज है उसमें कंडक्ट कराया जा रहा है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन है ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नाइदर 1 और 2। वीडियो को पॉज करिए एंड बताइए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर समझने के लिए सबसे पहले स्टेटमेंट को अगर आपने पढ़ा होगा तो समझ में आएगा कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एज़ पर देयर नेम, इसके नेम से समझ में आ रहा है कि जो क्या करेगी ये रिक्रूटमेंट की प्रोसेस करती। लेकिन ये याद रखना कि नॉन गैजेटेड पोस्ट, ठीक है, नॉन गैजेटेड पोस्ट जहाँ पे गैजेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे आप बोल सकते हैं इस तरीके की पोस्ट गवर्नमेंट की निकालती, जैसे आप पोस्ट ऑफिस, ठीक है, पोस्ट ऑफिस हो गया, क्लर्क, इन सभी चीज़ों की क्या करती है ये पूरी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराती है। ठीक है, और जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होती है। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट में दिया है कि ये पूरे 8th शेड्यूल में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं 22 लैंग्वेज है उनमें इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी, तो ये गलत है। ठीक है, इसमें जो लैंग्वेज रखी गई हैं इसमें 12 लैंग्वेज को रखा गया है। ये 12 लैंग्वेज में क्या कराएंगी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी। तो ऑप्शन 1 केवल सही है, जिसके कारण जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, कुछ और चीज़ें इसके बारे में समझ लेते हैं। जो जो सीईटी है ये कितनी लैंग्वेज 12 मेजर इंडियन लैंग्वेजेस में सीईटी को सीईटी को क्या करेगी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को कंडक्ट कराएगी। ठीक है, ये याद रखना है। अब देयर विल बी डिफरेंट सीईटी, ठीक है, मतलब हर एक डिफरेंट लेवल के लिए अलग अलग सीईटी होती है। अगर हम 12th पास लेवल और 10th पास लेवल की बात करें तो फैसिलिटेट रिक्रूटमेंट टू वैकेंसी एट वेरियस लेवल। ठीक है, इनके लिए अलग अलग वैकेंसी निकाली जाती है। और जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स ये है कि जो सीईटी है will be a first level test to shortlisted candidate and the score will be the valid for 3 years। ठीक है, इसके अंदर जो स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है उनका स्कोर 3 साल तक के लिए वैलिड रहता है। तो ये याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द तीस्ता रिवर। तो तीस्ता रिवर के ऊपर 2 स्टेटमेंट दी हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है इट इज़ अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर। ठीक है, कि ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी किसकी गंगा रिवर की। सेकंड है इट ओरिजिनेट्स इन नेपाल एंड फ्लोज टू बांग्लादेश थ्रू इंडिया। कि ये नेपाल से ओरिजिनेट होती है और बांग्लादेश से होते हुए कहाँ आती है इंडिया आती है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 nor 2। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए एंड फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते राइट आंसर क्या है। देखो सबसे पहले तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये आपकी रॉन्ग दी है। ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी तो है लेकिन गंगा की नहीं है। इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा। याद रखना है किसकी ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। फिर इट ओरिजिनेट इन नेपाल एंड फ्लोज टू बांग्लादेश थ्रू इंडिया। अगर आप फिर भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि बांग्लादेश, ठीक है, मतलब जो बांग्लादेश की तरफ फ्लो तो करती है इंडिया से होते हुए, बट इसका जो ओरिजिनेट पॉइंट है ये नेपाल नहीं है, इट इज़
सिक्किम, सिक्किम से ओरिजिनेट होती है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत होने के कारण आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो स्टेटमेंट काफ़ी ध्यान से पढ़ना है तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखो तीस्ता रिवर क्या है, ओरिजिनेट होती है आपकी पाहुनी जो तीस्ता कांग से है, ग्लेशियर अबव से 7,068 मीटर है एंड फ्लो साउथवर्ड। ठीक है, साउथवर्ड फ्लो करती है थ्रू जॉर्जेस एंड द रैपिड्स इन द सिक्किम हिमालय। ठीक है, सिक्किम हिमालय से होते हुए तो यहाँ जाती है। और जो तीस्ता है अल्टीमेटली ड्रेन किस में हो जाती है, ब्रह्मपुत्र में, जिसको कहाँ क्या जमुना कहा जाता है, कहाँ पर, बांग्लादेश के अंदर। तो ये याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए थोड़ा सा इसका मैप भी देख लीजिए। मैप में ये देखिए ये तीस्ता रिवर यहाँ पे दिया हुआ है, एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पे तीस्ता रिवर दिया हुआ है। अब ये इसका फ्लोइंग पॉइंट है और ये बांग्लादेश से ये ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है। ठीक है, जहाँ पे ये मर्ज हो जाते हैं तीस्ता रिवर। ठीक है, समझ में आ गया। तो वेस्ट बैंक ट्रिब्यूटरी किसकी है, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी। इस तरीके से इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अल्जीरियर्स प्रोसेस रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग इशू। तो जो अल्जीयर्स प्रोसेस है ये किस इशू से रिलेट करता है। ऑप्शन 1 यूएई इजराइल एग्रीमेंट फॉर बायलैटरल रिलेशन, ऑप्शन बी पीस एंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट इन लेबनान, ऑप्शन सी इजराइल पैलेस्टीन पीस एग्रीमेंट एंड ऑप्शन डी एग्रीमेंट फॉर पीस एंड रिकॉन्सिलिएशन इन माली। सो वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देखिए ये जो है अल्जीयर प्रोसेस, ये तो आपका रिलेट करता है आपका ऑप्शन, एक सेकेंड, आपका ऑप्शन जो डी है। ठीक है, ऑप्शन डी मतलब एग्रीमेंट फॉर पीस एंड रिकन्सिलिएशन इन माली। ठीक है, कि जो अल्जीयर प्रोसेस है इसके लिए एक पीस के लिए एग्रीमेंट बनाया गया है और जिसका रिकन्सिलिएशन कहाँ पे हुआ है, ये माली में हुआ है। ठीक है, अब इसमें ये न्यूज़ में क्यों था कि देखो हुआ क्या है कि जो माली के अभी प्रेसिडेंट है, ठीक है, जिनका नाम क्या है, इब्राहिम बौबाकर केता, इनको क्या कर दिया, ऑस्टेड कर दिया, मतलब बर्खास्त कर दिया गया है, बेदखल कर दिया गया है मिलिट्री लीडर्स के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज़ में था, इसलिए हमने ये क्वेश्चन माली सिविल वॉर से रिलेटेड बनाया है, जिसको क्या किया गया था, ये पीस अकॉर्ड को 2015 में साइन किया गया था। और जो एग्रीमेंट है इसको क्या नाम दिया था, पीस एंड रिकन्सिलिएशन इन माली, जिसका रिजल्ट ये निकल के आया था, जिसका फिर नाम क्या पड़ गया, अल्जीयर्स प्रोसेस। ठीक है, ये इसका नाम पड़ गया। और इट इज़ कंप्रोमाइज बिटवीन द गवर्नमेंट इन बमाको एंड द तुरेगा एंड अरब रेबल ग्रुप्स। ठीक है, तो ये कंप्रोमाइज़ था, ठीक है, किसके बीच, जो गवर्नमेंट बमाको था और जो अरब रेबल ग्रुप्स थे उनके बीच का। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको समझ में आ गया कि माली की लोकेशन भी आप देख लीजिए। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, जो आपका ना अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये है माली। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। ऊपर और कौन सी कंट्री है, अल्जीरिया है, मोर्टीना है, नाइजर है, बुर्किना है फैसो, आइवरी कोस्ट है, गुएना है। ठीक है, तो जौन सी कंट्री इससे बॉर्डर टच करती है ये आप याद कर सकते हैं, क्योंकि न्यूज़ में था तो डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज आर पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ द यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो यूबीआई से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है अ मोटिवेशन फॉर द लेबर फोर्स टू वर्क मोर। इसका मतलब क्या, यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कि एक मोटिवेशन देना ताकि लेबर फोर्स को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। सेकंड है सपोर्ट फॉर अनपेड केयर वर्कर्स, कि सपोर्ट करना अनपेड केयर वर्कर्स को। थर्ड है एलिमिनेटिंग द नीड फॉर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स एंड सब्सिडीज़, एलिमिनेट करना जो ज़रूरत है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की और सब्सिडीज़ की। तो कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन ए 1 एंड 2, ऑप्शन बी 2 एंड 3, ऑप्शन सी 1 एंड 3 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते राइट आंसर क्या है। देखो फर्स्ट तो स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है, क्योंकि अ मोटिवेशन फॉर द लेबर फोर्स टू वर्क मोर। ठीक है, लेबर फोर्स को बढ़ाना इसका नहीं है, लेबर फोर्स को कम करना इसका फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इसका मोटिवेशन है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाती है। सेकंड करना क्या, यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मतलब भी क्या है, सपोर्ट करना ताकि अनपेड केयर वर्कर्स की और ज़्यादा जिनको अनपेड मतलब पूरा पेड नहीं किया जाता उनको एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रोवाइड कराई जा सके। थर्ड है एलिमिनेट करना, किसको, जो नीड है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की और सब्सिडीज़ को। अगर ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, कब होगी, जब आपको एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रोवाइड कराई जाएगी। तो जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में समझ लेते हैं। आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट इसलिए क्योंकि इसका जो एम है ये एनकरेज करना है वर्कर को ताकि वो स्टॉप कर सके वर्किंग। ठीक है, किसके कंसर्न में, यूबीआई के कंसर्न में, ताकि गवर्नमेंट यूबीआई प्रोवाइड करा सके। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। ठीक है, तो जो नेशनल असेसमेंट और जो एक्रीडिटेशन काउंसिल है इसके हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है इट इज़ एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट कमीशन, कि ये यूजीसी का एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है। सेकंड है इट कंडक्ट असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, कि ये कंडक्ट कराता है असेसमेंट और एक्रीडिटेशन को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया के अंदर। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज ऑल करेक्ट, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नाइदर 1 nor 2। वीडियो को पॉज करिए ना आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो पहले डिस्कस कर लेते हैं जो स्टेटमेंट 1 में इसमें क्या दिया है कि जो आपकी जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 थी, ठीक है, उसमें क्या किया था, उसका जो प्रोग्राम था ऑफ एक्शन 1992 का, इसने स्पेल्ट आउट कर दिया स्ट्रेटजिक प्लान फॉर द पॉलिसी, जिसमें एडवोकेट किया गया था कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट नेशनल एक्रीडिटेशन एजेंसी फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए बनाई जाएगी। ठीक है, और जो कॉन्सिक्वेंटली तो नेशनल असेसमेंट और जो एक्रीडिटेशन काउंसिल, ठीक है, नेशनल असेसमेंट एक्रीडिटेशन काउंसिल है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1994 में एज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट कमीशन। ठीक है, तो ये इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। और ये किसके तहत इस्टेब्लिश किया गया था, तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, याद रखना है कौन सी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, तो ये 1986 की पॉलिसी थी। ठीक है, तो ये याद रखना है। फिर सेकंड स्टेटमेंट जो दी हुई है कि ये असेसमेंट और एक्रीडिटेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को कंडक्ट कराता है, तो बिल्कुल करेक्ट है, ये भी इन्हीं सब चीज़ों में इंडिया के अंदर ये सारी चीज़ें कंडक्ट कराता है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होने के कारण जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस द नॉर्ड स्ट्रीम, तो नॉर्ड स्ट्रीम से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन मैंने कल लास्ट वीडियो में भी दिया था, तो अगर ध्यान से सुना होगा तो वो आपसे यहाँ बन जाएगा। ऑप्शन 1 है नियरेस्ट गैलेक्सी टू मिल्की वे, ऑप्शन बी गैस पाइपलाइन फ्रॉम रशिया टू यूरोप, ऑप्शन सी अ ट्रांस एटलांटिक ऑप्टिकल फाइबर लाइन, एंड ऑप्शन डी पेट्रोलियम कॉरिडोर बिटवीन एशिया टू गल्फ कंट्रीज़। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी है, गैस पाइपलाइन बनाई जा रही है किसके बीच, मतलब रशिया से यूरोप के बीच बनाई है, तो उसके बारे में नॉर्ड स्ट्रीम रिलेट करता है। तो याद रखना है नॉर्ड स्ट्रीम डायरेक्ट वर्ड पूछेगा तो किससे रिलेट करता है, स्ट्रीम है तो गैस पाइपलाइन, इस तरीके से वर्ड आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो और वहाँ से इसका सही आंसर चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्ड स्ट्रीम क्या है, एक सिस्टम है जिसमें ऑफशोर नेचुरल गैसेस पाइपलाइन को लगाया जाएगा फ्रॉम रशिया टू जर्मनी, और ये इंक्लूड करेगा 2 लाइन्स रनिंग फ्रॉम वाइबोर्ग टू ग्रेव्सवॉल्ड फॉर्मिंग ओरिजिनल नॉर्ड स्ट्रीम। ठीक है, जो जिसके अंदर जो नॉर्ड स्ट्रीम 1 रहेगा और जो 2 लाइन्स, देखो नॉर्ड स्ट्रीम 1 के अंदर ये कहाँ काम करेगा, तो ये आपका करेगा जो वेबोर्ग है कहाँ का, रशिया का, और वहाँ से आपका ग्रेव्सवॉल्ड यहाँ तक, ये नॉर्ड स्ट्रीम 1 हो गए, एंड 2 लाइन्स रनिंग फ्रॉम यूस्टलुगा टू ग्रेव्सवॉल्ड टर्म नॉर्ड स्ट्रीम 2, इसको नॉर्ड स्ट्रीम 2 कहा जाएगा। ठीक है, और ये रशिया करेंटली सप्लाइज अबाउट 40% ऑफ द यूरोपियन यूनियन गैस पाइपलाइन, तो रशिया अभी कितनी सप्लाई करता है, 40% यूरोपियन यूनियन को गैस पाइपलाइन सप्लाई करता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इस तरीके के फैक्ट भी पूछे जा सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन, तो NTTM के ऊपर 2 स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है एन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल टू बी सेटअप फॉर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन एंड द प्रमोशन एक्टिविटीज़, तो जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है इसको सेटअप किया गया है टेक्निकल टेक्सटाइल के द्वारा, ताकि जो इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन और प्रमोशन एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा अच्छे तरीके से सेट किया जा सके। सेकेंड है द मिशन विल प्रमोट टेक्निकल एजुकेशन एट हायर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लेवल्स रिलेटेड टू टेक्निकल टेक्सटाइल, ये मिशन है ये प्रमोट करेगा टेक्निकल एजुकेशन को हायर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी लेवल्स के ऊपर, जो रिलेट करेंगी किससे, आपकी टेक्निकल टेक्सटाइल से। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है 1 ओनली, ऑप्शन 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नाइदर 1 nor 2। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए समझ लेते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है, लेकिन उसके पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ लीजिए। जो ये है पहला क्या है, ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है किसके लिए, टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए, ताकि सेटअप की जा सके एक
इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन एक्टिविटीज़, तो बिल्कुल करेक्ट दिया है कि एक अच्छा खासा कोऑर्डिनेशन और प्रमोशन एक्टिविटीज़ को सेट करने के लिए इन काउंसिल को हम लगा रहे हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन इनका काउंसिल कर रहे हैं। सेकंड भी करेक्ट आंसर है, इसमें जो दिया है कि द मिशन विल प्रमोट टेक्निकल एजुकेशन एट हायर इंजीनियरिंग, तो हायर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी लेवल्स पे ये मिशन क्या करेगा, टेक्निक्स को प्रमोट करेगा ताकि टेक्निकल टाइल्स से रिलेटेड चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होने के कारण यहाँ जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। थोड़ा बहुत गेसिंग वर्क आप कर सकते हैं, यहाँ टेक्सटाइल मिशन से रिलेटेड है और सेकंड आंसर भी टेक्सटाइल मिशन से रिलेटेड है, तो 50% जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो ऑप्शन बी पे आके ख़त्म हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप इस स्टेटमेंट को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी इसके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और देख लेते हैं कि इसके तहत जो नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन है ये एक 4 ईयर इम्प्लीमेंटेशन पीरियड है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर, कहाँ से 2020-21 से 2023-24 तक का, जिसको लॉन्च किया गया था फरवरी में इसी साल। अब इसके अंदर 4 कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर रिसर्च इनोवेशन डेवलपमेंट पे वर्क किया जाएगा, प्रमोशन एंड मार्केट डेवलपमेंट पे वर्क किया जाएगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन पे ज़्यादा फोकस दिया जाएगा और एजुकेशन ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट पे फोकस दिया जाएगा। ये 4 इंपॉर्टेंट आप मेंस के लिए आप लिख सकते हैं, जहाँ पे आप टेक्निकल टाइल्स के बारे में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बता रहे हो, तो वहाँ पे चारों पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, तो आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियाज जूट इंडस्ट्री, तो जूट इंडस्ट्री के ऊपर दो स्टेटमेंट दी, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर रॉ जूट इज़ फिक्स्ड एवरी ईयर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर, की मिनिमम सपोर्ट प्राइस रॉ जूट के लिए फिक्स हो चुका है एवरी ईयर के लिए टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। सेकंड है द जूट स्टिक इज़ यूज्ड एज फ्यूल एंड बिल्डिंग मटेरियल बाय द फार्मिंग कम्युनिटी, की जो जूट स्टिक है इसका यूज़ किया गया एज अ फ्यूल एंड बिल्डिंग मटेरियल के लिए फार्मिंग कम्युनिटी के द्वारा। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नाइदर 1 nor 2। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते राइट आंसर क्या है। राइट आंसर ऑप्शन सी है कि एवरी ईयर क्या किया जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को फिक्स किया जाता है रॉ जूट इंडस्ट्री की, मतलब रॉ जूट्स के लिए, ताकि जो फार्मर्स की जो कम से कम एटलीस्ट जो प्राइस है, मतलब फसल ख़राब होने पर भी ना उनकी जो लागत लगती है वो एटलीस्ट उनको वो मिल सके, ठीक है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस रॉ जूट के लिए फिक्स कर दिया गया, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और जो रॉ जूट क्रॉप्स है ये इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप्स होती है, याद रखना कैसी क्रॉप्स हैं, कैश क्रॉप्स हैं, ठीक है, फार्मर के लिए। जो कल्टीवेशन रॉ जूट क्रॉप प्रोवाइड करेंगी नॉट ओनली फाइबर विच हैज़ इंडस्ट्रियल यूज़ बट जूट स्टिक विच इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल एंड बिल्डिंग मटेरियल बाय द फार्मिंग कम्युनिटी। तो जो फ्यूल और बिल्डिंग मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा किसके द्वारा, फार्मिंग कम्युनिटी के द्वारा, ताकि अच्छे तरीके से जूट स्टिक का उपयोग किया जा सके। अब ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो रॉ जूट है इसने प्रोड्यूस किया मेनली कहाँ इसको प्रोड्यूस किया जाता है, तो ये वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, इन सभी स्टेट में काफ़ी अच्छे से इनका अच्छे तरीके से कल्टीवेशन किया जाता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट 2020, इसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है इट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड जॉइंटली बाय द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन एंड द पार्लियामेंट ऑफ ऑस्ट्रिया। सेकेंड है द लोकसभा स्पीकर फ्रॉम इंडिया इज पार्टिसिपेंट इन दिस फर्स्ट एवर वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस। तो जो लोकसभा स्पीकर है कहाँ से, इंडिया से, ये पहले पार्टिसिपेंट है इस तरीके के इवेंट में। तो मतलब उन्होंने फर्स्ट एवर वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में इस तरीके से पार्टिसिपेट किया है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन है 1 ओनली, ऑप्शन 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नाइदर 1 nor 2। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देख लेते राइट आंसर क्या। यहाँ पे जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन ए है, मतलब इट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज जॉइंटली बाय द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन एंड द पार्लियामेंट ऑफ ऑस्ट्रिया, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट दी हुई है। और जो सेकंड है कि जो लोकसभा स्पीकर फ्रॉम इंडिया इज़ अ पार्टिसिपेंट इन दिस फर्स्ट एवर वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, कि इसको इस तरीके के इवेंट में जो क्या उन्होंने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया, तो ये रॉन्ग है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके पहले भी पार्टिसिपेशन हो चुका है, ठीक है। तो जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस है ये 2020 इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया किसके द्वारा, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जो जेनेवा में है, और जो पार्लियामेंट्री ऑस्ट्रेलिया है उसके द्वारा इसको चालू किया गया है। और इसके पहले ये 5th एडिशन है, याद रखना 5th एडिशन है जिसको लाया जा रहा है। इसके पहले जो इस तरीके का जो था ये वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर पार्लियामेंट, इसको 2000 में, ठीक है,
2000 में लाया गया था और 2015 में इसकी लास्ट कॉन्फ्रेंस हुई होगी, ठीक है। जिस तरीके से हर 4 साल में ये कंडक्ट कराया जाता है, याद रखना, ठीक है, हर 4 साल में कंडक्ट कराया जाता है। तो ये इसका 5th एडिशन है, ये इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द थैलेसीमिया डिसीज़। तो थैलेसीमिया डिसीज़ के ऊपर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट है, इट इज़ एन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर। क्या ये इनहेरिटेड मतलब जन्म से जुड़ा ब्लड डिसऑर्डर है? सेकंड है, द ह्यूमन बॉडी डजंट मेक इनफ हीमोग्लोबिन प्रोटीन। इसके तहत जो ह्यूमन बॉडी होती है वो हीमोग्लोबिन नहीं बना पाती है, ठीक है। मतलब जो ह्यूमन बॉडी होती है वो हीमोग्लोबिन प्रोटीन बनाने में इनफ नहीं हो पाती है, मतलब काफ़ी हीमोग्लोबिन नहीं बना पाती है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए है 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नाइदर 1 और 2। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर के पहले। जो थैलेसीमिया है ये एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, जिसका जो कारण ये है कि बॉडी डजेंट मेक इनफ ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो इसका जो मेन ही कारण है कि ये जो क्या बोलते हैं इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर होता है और ये हीमोग्लोबिन नहीं बनाती, जिसके के कारण क्या होती है डिसीज़ पैदा होती है। इसलिए इसका राइट आंसर तो सी हो गया, ठीक है। अब इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जो पीपल है विथ थैलेसीमिया मे हैव माइल्ड और सीवियर एनीमिया because red blood cells carry oxygen to all the cells of the body, and when there are not enough healthy red blood cells there is also not enough oxygen delivered to the other cells of the body, ठीक है। यही होता है कि देखिए जब क्या होता है ये जो बीमारी है, ठीक है, ये जो बीमारी जब भी आपकी बॉडी के अंदर आ जाती है तो क्या होती है, ये जो आपकी रेड ब्लड सेल्स होती है उनको बनने नहीं देती है, जो ऑक्सीजन कैरी करती हैं। और जब ऑक्सीजन आपकी बॉडी को नहीं मिल पाती है तो क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये इस तरीके से वर्क करती है, जो आपकी रेड ब्लड सेल्स की जो रेड ब्लड सेल्स होती है उनको कम कर देती है बॉडी के अंदर, जो हीमोग्लोबिन नहीं बना पाती है, ठीक है। तो ये इसके बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था। तो फ्रेंड ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, ओके। एंड अपना स्कोर ज़रूर लिख दीजिएगा कितना भी स्कोर आया हो। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।